नमस्कार दोस्तों। आज फिर से आचार्य प्रसाद द्विवेदी जी की रचना हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास का सेकंड चैप्टर हिंदी साहित्य का आदिकाल लेकर फिर से उपस्थित हूँ, जो 1000 से 1400 ईस्वी तक मानी जाती है आदिकाल। पूर्ववर्ती अध्याय में 10वीं शताब्दी के पहले साहित्यिक प्रयत्नों की एक रूपरेखा प्रस्तुत की गई है। उससे पता चलता है कि परवर्ती शताब्दियों में जो प्रवृत्तियां अंकुरित, पल्लवित और पुष्पित हुई हैं, उनमें बहुत सी ऐसी हैं जिनका बीज 10वीं शताब्दी से बहुत पहले पड़ चुका था, परंतु उस काल तक लोक भाषा को जो साहित्य प्राप्त होता है वह परिनिष्ठित अपभ्रंश का ही साहित्य है। उसमें हिंदी भाषा का रूप स्पष्ट नहीं हुआ है, परंतु 10वीं से 14वीं शताब्दी तक के समय में लोक भाषा में लिखित जो साहित्य उपलब्ध हुआ है उसमें परिनिष्ठित अपभ्रंश से कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा का रूप दिखाई देता है। 10वीं शताब्दी की भाषा के गद्य में तत्सम शब्दों का व्यवहार बढ़ने लगा था, परंतु पद्य की भाषा में तद्भव शब्दों का ही एक छत्र राज्य था। 14वीं शताब्दी तक के साहित्य में इसी प्रवृत्ति की प्रधानता मिलती है। वस्तुतः छंद, काव्य रूप, काव्यगत रूढ़ियों और वक्तव्य वस्तु की दृष्टि से 10वीं से 14वीं शताब्दी तक का लोक भाषा का साहित्य परिनिष्ठित अपभ्रंश में प्राप्त साहित्य का ही बढ़ाव है, यद्यपि उसकी भाषा उक्त अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न है। इसलिए 10वीं से 14वीं शताब्दी के उपलब्ध लोक भाषा साहित्य को अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न भाषा का साहित्य कहा जा सकता है। वस्तुतः वह हिंदी की आधुनिक बोलियों में से किसी किसी के पूर्व रूप के रूप में ही उपलब्ध होता है। यही कारण है कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखक 10वीं शताब्दी से इस साहित्य का आरंभ स्वीकार करते हैं। इसी समय से हिंदी भाषा का आदिकाल माना जा सकता है। पंडित रामचंद्र शुक्ल ने संवत 1050 से इसका आरंभ माना, अर्थात 933 ईस्वी से। दो श्रेणी की रचनाएं इस काल में दो प्रकार की रचनाएं प्राप्त हुई हैं। एक तो जैन भंडारों में सुरक्षित और अधिकांश में जैन प्रभावापन्न परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश की रचनाएं हैं, और दूसरी लोक परंपरा में बहती हुई आने वाली और मूल रूप से अत्यंत भिन्न बनी हुई लोक भाषा की रचनाएं। प्रथम श्रेणी में हेमचंद्र के व्याकरण, मेरुतुंग के प्रबंध चिंतामणि, राजशेखर के प्रबंध कोश आदि में संग्रहित दोहे, अब्दुल रहमान का संदेश रासक तथा लक्ष्मीधर के प्राकृत पैंगलम में उदाहरित लोक भाषा के छंद हैं। इनको हम प्रामाणिक रचना कह सकते हैं। दूसरी श्रेणी में पृथ्वीराज रासो और परमाल रासो आदि रचनाएं हैं जिनके मूल रूप बहुत परिवर्तित और विकृत हो गए हैं। इन्हें हम संदिग्ध ग्रंथ कह सकते हैं। यह ध्यान देने की बात है कि अब तक जिन रचनाओं की चर्चा की गई है उनमें अपेक्षाकृत जो प्रामाणिक और विश्वसनीय हैं वे मध्य देश के सीमांत के प्रदेशों में संग्रहित या लिखित रचनाएं हैं, चाहे वह गुजरात में संग्रहित संरक्षित जैन कवियों की रचनाएं हों या गौड़ देश के पाल राजाओं के संरक्षण में संग्रहित बौद्ध सिद्धों की कृतियां हों, सब मध्य देश के बाहर प्राप्त हुई हैं। मूल मध्य देश में जहां आगे चलकर ब्रजभाषा और अवधी का साहित्य उद्भूत और विकसित हुआ है, वहां किसी प्रामाणिक साहित्यिक रचना का प्रमाण सन ईस्वी की 14वीं शताब्दी से पहले का नहीं मिलता, चाहे वे नाथ सिद्धों की रचनाएं हों, चाहे चंद और जगनीक जैसे चारण कवियों की हों। सभी विकृत और परिवर्तित रूप में ही उपलब्ध हैं। चाहे प्राकृत पैंगलम में उदाहरित कुछ पद्यों के विषय में हम निसंदिग्ध रूप से कह सकते हैं कि वे रचनाएं मूल रूप से सुरक्षित हैं। राजपुताने के ढोला मारूड़ा दोहा जैसे प्रसिद्ध काव्यों की प्रामाणिकता के विषय में भी संदेह ही है। इस प्रकार मूल मध्य देश में 14वीं शताब्दी के पहले की प्रामाणिक रचनाएं प्रायः एकदम अप्राप्य हैं। ऊपर हमने प्रामाणिक और संदिग्ध नाम का जो विभाग किया है उसके विषय में यही कहा जा सकता है कि संदिग्ध रचनाएं वे हैं जो मूल मध्य देश में रची गई थीं, और अपेक्षाकृत प्रामाणिक रचनाएं वे हैं जो मध्य देश के बाहर गुजरात, मान्यखेट, बरार, महाराष्ट्र, गौड़ और नेपाल में सुरक्षित है। कारण क्या है? प्रामाणिक रचनाओं के अभाव के कारण जिन दिनों हिंदी साहित्य बनने लगा उन्हीं दिनों मध्य देश पर बारंबार मुसलमानों के आक्रमण हुए। उन दिनों उत्तर भारत की केंद्रीय राजशक्ति दुर्बल हो गई। कान्यकुब्ज के प्रतिहार राजा राज्यपाल ने जब महमूद गजनवी को आत्मसमर्पण किया तो अधीनस्थ राजपूत रजवाड़े बिगड़ खड़े हुए और उसे मार डाला। उन्होंने उसके पुत्र को गद्दी पर बैठा तो दिया, लेकिन वस्तुतः दिल्ली और सांभर के चौहान और कालिंजर के चंदेल स्वतंत्र राजा हो गए। राजशक्ति क्षीण और हतवीर्य हो गई। इसी समय काशी और कान्यकुब्ज पर गाहड़वार
वंश का राज्य स्थापित हुआ। लगभग 200 वर्षों से पश्चिम के सोलंकी और पूर्व के पालवंशी राजा लोग कान्यकुब्ज की राजलक्ष्मी को हस्तगत करने का प्रयत्न कर रहे थे। अब सांभर के चौहान, कालिंजर के चंदेल और गजनी के अमीरों ने भी कान्यकुब्ज की राजलक्ष्मी को हड़प लेने का प्रयत्न शुरू किया। इस बात का प्रमाण उपलब्ध है कि 10वीं शताब्दी में त्रिपुर तेवार के राजा कर्ण ने काशी को अपनी राजधानी बनाना चाहा। उसने चंपारण तक के समूचे सरयू पार के इलाके को हस्तगत कर दिया। गोरखपुर जिले में इसके कई दान पात्र प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार काशी कान्यकुब्ज के अधिपतियों को पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण सब ओर शत्रुओं का सामना करना पड़ता था। गाहड़वारों में गोविंद चंद्र बड़ा प्रतापी राजा हुआ। उसने अपने अभिलेखों में अपने को गौड़ों की दुर्वार गज सेना का कुंभ विदीर्ण करने वाला कहा है और यह भी लिखा है कि वह गजनी के अमीरों को नित्य लड़ाई के खेल खिलाया करता था। गोविंद चंद्र ने यह अच्छी तरह समझ लिया था कि उत्तरी भारत के विशाल मैदान का शासक वही हो सकता है जिसके पास घोड़ों की सुशिक्षित सेना हो। इसलिए उसने गर्वपूर्वक घोषणा की है कि मैं उस पृथ्वी का भोग करता हूँ जो निरंतर दौड़ते हुए घोड़ों की टाप की मुद्रा से मुद्रित होती रहती है। इसलिए वह अपने काल का अश्वपति राजा कहलाता था। इसी प्रकार गौड़ के शासक अपने को गजपति और कलिंग के शासक नरपति कहते थे। मलिक मुहम्मद जायसी ने अपने पद्मावत में अश्वपति, गजपति और नरपति नामक 3 राजाओं की चर्चा की है। किसकी किसकी? अश्वपति, गजपति, नरपति, जो इसी काल की परंपरा का उसे जान पड़ता है। 12वीं शताब्दी के बाद के अभिलेखों में ये शब्द नहीं मिलते। सिर्फ जायसी के पद्मावत में ही ये शब्द सुरक्षित रह गए हैं। यह तथ्य संभवतः बताता है कि जायसी ने अपने काव्य के लिए जिस कहानी का उपयोग किया था वह कम से कम 400 वर्ष पुरानी अवश्य थी। गाहड़वारों के राज्यकाल में कान्यकुब्ज की लक्ष्मी बहुत कुछ स्थिर हो गई और मध्य देश का मुख्य भाग उन्हीं के शासन में बना रहा। परंतु ऐसा जान पड़ता है कि ये गाहड़वार राजा इस प्रदेश के बाहर से आए थे और काशी और कान्यकुब्ज की स्थानीय जनता से अपने को बहुत दिनों तक भिन्न समझते रहे। कुछ लोगों का अनुमान है कि वे दक्षिण से आए थे, किंतु यह अनुमान बहुत पुष्ट प्रमाणों पर आधारित नहीं है। 2 बातें इसके पक्ष में कही जाती हैं। एक तो नयचंद्र नामक जैन कवि की एक संस्कृत नाटिका प्राप्त हुई है जिसमें वैतालिकों ने अंतिम गाहड़वार राजा जयचंद की स्तुति मराठी भाषा में की है। यह कवि 14वीं शताब्दी का है। इनकी देश भाषा में मराठी का प्रयोग अधिक से अधिक यही सूचित करता है कि कवि की मातृभाषा मराठी थी। दूसरा प्रमाण यह दिया जाता है कि गोविंद चंद्र के जितने भी दान पात्र मिले हैं वे दक्षिणी ब्राह्मणों को दिए गए दान हैं, परंतु विद्वानों ने इस धारणा को भ्रांत ही समझा है। एक दूसरे प्रकार के पंडित हैं जिनका मत है कि गाहड़वार पश्चिम से आए थे। जो भी हो, इतना तो निश्चित है कि गाहड़वारों ने देश भाषा को उतना प्रोत्साहन नहीं दिया जितना चौहानों ने सोलंकियों, परमारों और चंदेलों ने दिया था। गाहड़वार संस्कृत के अधिक संरक्षक थे। उधर हाल में उक्ति व्यक्ति प्रकरण नाम का एक व्याकरण ग्रंथ प्राप्त हुआ है जो गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर भट्ट का लिखा कहा जाता है। डॉक्टर मोती चंद्र का अनुमान है कि इसमें राजकुमारों को काशी और कान्यकुब्ज की भाषा सिखाने का प्रयत्न है। यदि यह अनुमान सत्य है तो इससे भी यह अनुमान होता है कि गाहड़वार राजा इस प्रदेश की भाषा के जानकार न थे। गोविंद चंद्र के पौत्र जयचंद्र कान्यकुब्ज के अंतिम राजा थे। इनके दरबार में देशी भाषा के कवियों का सम्मान होने लगा। इनके महामंत्री विद्याधर भट्ट स्वयं भी देशी भाषा के अच्छे कवि थे। इनकी कुछ रचनाएं प्राकृत पैंगलम में उदाहरण रूप में उद्धृत की गई हैं। किंतु जब इस प्रतापी राजवंश ने देश भाषा को प्रोत्साहन देना शुरू किया तभी दुर्देव का प्रचंड आघात हुआ और काशी कान्यकुब्ज की लक्ष्मी मुसलमानों के हाथ चली गई। यह इतिहास बहुत ही करुण है और इसके गर्भ में भावी भारतवर्ष के दुर्वस्था के बीज वर्तमान है। पुराने साहित्य का संरक्षण। लोक भाषा का साहित्य सुरक्षित नहीं रह सका, वह लोकमुख में ही जीवित रहा है। जो रचनाएं धर्म बुद्धि का करावलंब पा सकी वे ही कथनचित सुरक्षित रह सकी हैं। बौद्ध साहित्य में कुछ लोक भाषा की रचनाएं सुरक्षित रह गई हैं और कुछ जैन साहित्य का आश्रय पाकर बच सकी हैं। जिन रचनाओं को धर्म का सहारा नहीं मिला वे बनती रहीं और परवर्ती काल में परिवर्धित या विस्मृत होती रहीं।
पुराने साहित्य का संरक्षण 3 प्रकार से हुआ। राजकीय संरक्षण से, संगठित धर्म संप्रदाय के प्रयत्न से, लोक परंपरा से। जिन दिनों देश भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से आगे बढ़कर काव्य का आह्वान बनने लगी थी, उन दिनों उत्तरी भारत का राजनीतिक वातावरण बहुत ही विक्षुब्ध था। मध्य देश की शक्तिशाली राजशक्ति ने देश भाषा को संरक्षण नहीं दिया और विधर्मियों के तीव्र आक्रमण के कारण संगठित धर्म संप्रदाय मध्य देश के प्रांत भाग में बसे हुए गुजरात, नेपाल आदि सुरक्षित देशों में हट गए। यही कारण है कि इस काल में मध्य देश की भाषा के साहित्य को न तो राजशक्ति का हस्तावलंब प्राप्त हुआ और न जैन और बौद्धों के समान सुसंगठित धर्म संप्रदाय का ही संरक्षण मिल सका। कुछ अंतिम खेवे के राजाओं के साथ रहने वाले कवियों की रचनाएं लोकमुख में सुरक्षित रह गईं। पृथ्वीराज रासो और आल्हा खंड ऐसी रचनाएं हैं, इनकी प्रामाणिकता संदेह से परे नहीं। हिंदी साहित्य के कुछ इतिहास लेखकों ने इस काल की कितनी ही ऐसी रचनाओं के नाम गिनाए हैं जिनके विषय में अब संदेह किया जाने लगा है। खुमान रासो, विशलदेव रासो, हम्मीर रासो, विजयपाल रासो आदि ऐसी ही रचनाएं हैं। शुरू में इन्हें प्रामाणिक ग्रंथ समझा गया था। यह विश्वास कर लिया गया था कि इन रचनाओं का संबंध जिन राजाओं के नाम के साथ है, उन्हीं के समय में ये लिखी भी गई थी। पर अब इस विश्वास को संदेह की दृष्टि से देखा जाने लगा है। खुमान रासो नामक पुस्तक के बारे में शिव सिंह सरोज में बताया गया है कि किसी अज्ञात नामा भाट ने खुमान रासो नाम का काव्य लिखा था, जिसमें श्री रामचंद्र से लेकर खुमान तक के नरपतियों का वर्णन है। कर्नल टॉड ने भी इस पुस्तक की रचना विस्तार पूर्वक की थी। चित्तौड़ में खुमान नाम के 3 राजा हुए हैं, जिनमें प्रथम का राज्य समय 752 ईस्वी से 808 ईस्वी तक, दूसरे का 813 ईस्वी से 843 ईस्वी तक और तीसरे का 908 से 933 ईस्वी तक था। चूँकि खुमान रासो में खलीफा का अलमामू का आक्रमण हुआ था, इसलिए अनुमान लगाया गया है कि खुमान रासो की रचना दूसरे खुमान के समय में हुई होगी, अर्थात यह पुस्तक सन ईस्वी की 9वीं शताब्दी के आरंभ की रचना है। इसके लेखक का नाम है दलपति विजय। आजकल खुमान रासो की जो प्रति मिलती है वह अपूर्ण है। कर्नल टॉड ने जो प्रति देखी थी वह इससे कहीं विस्तृत और पूर्ण थी। वर्तमान खुमान रासो में महाराणा राज सिंह तक के राजाओं का वर्णन है। स्पष्ट ही यह ग्रंथ उतना प्राचीन नहीं है जितना समझा गया है। श्री मोतीलाल मेनारिया ने राजस्थानी भाषा और साहित्य में लिखा है कि ये तपागच्छीय जैन साधु शांति विजय के शिष्य थे। इनका असली नाम दलपत था, पर दीक्षा के बाद बदलकर दौलत विजय रख लिया था। हिंदी के विद्वानों ने इन्हें मेवाड़ के रावल खुमाण का समकालीन होना अनुमानित किया है, जो गलत है। वास्तव में इनका रचना काल संवत 1730 से लेकर 1760 के मध्य तक है। इस प्रकार इस ग्रंथ की चर्चा हिंदी साहित्य के आदिकाल में नहीं होनी चाहिए। विशलदेव रासो, नरपति नाल का विशलदेव रासो भी संदिग्ध रचना ही है। ग्रंथ निर्माण इस प्रकार दिया है: 1272 मझारी जेठ बदी नवमी बुधवारी, नाल रसायन आरंभई शारदा तूठी ब्रह्म कुमारी। इसका मतलब है कि नरपति नाल नामक कवि ने 1212 संवत 1212 में अर्थात 1155 ईस्वी में इस ग्रंथ का आरंभ किया था। चूँकि पुस्तक में सर्वत्र वर्तमान कालिक क्रिया का प्रयोग है, अतएव ग्रंथ के संपादक श्री सत्यजीवन वर्मा ने अनुमान किया था कि इस पुस्तक की रचना विशलदेव के समसामयिक कवि की हो सकती है। इसके 4 खंड हैं। प्रथम खंड में मालवा के भोज परमार की पुत्री राजमती से शाकंभरी नरेश विशलदेव के विवाह का वर्णन है। दूसरे में विशलदेव राजमती से रूठकर उड़ीसा चला जाता है। तीसरे में राजमती का विरह वर्णन है और चौथे में भोजराज का अपनी पुत्री को लिवा जाना और विशलदेव का उसे वहां से चित्तौड़ लौटा लाने का प्रसंग है।
ऐतिहासिक दृष्टि से इस बात की संगति नहीं बैठती। विशलदेव भोज का समसामयिक नहीं था। दोनों के समयों में लगभग 110 वर्षों का अंतर है। अतिरंजित बातें तो उसमें बहुत है, उनका यथाकथनचित समाधान भी कर लिया जा सकता है। जैसे विशलदेव रासो के अनुसार भोज ने विशलदेव को डालीसर, कुंडार, झंडोवर, गुजरात, सौरठ, सांभर, टोंक, तोड़, चित्तौड़ आदि प्रदेश दहेज में दिए थे। इसे हम आश्रित कवि की अतिरंजित कल्पना कह सकते हैं, किंतु बहुत सी काल विरुद्ध और इतिहास विरुद्ध बातें हैं जिनका समाधान नहीं हो सकता। महामहोपाध्याय डॉक्टर गौरीशंकर हीराचंद ओझा ने इसे विग्रहराज तृतीय माना है और किसी प्रकार ऐतिहासिक संगति बैठा लेने का प्रयत्न किया है, परंतु विशलदेव बहुत प्रतापशाली राजा था और स्वयं संस्कृत का अच्छा कवि भी था। उसने अपना हरकेली विजय नाटक शिलापट्टों पर खुदवाया था। उसके राजकवि सोमदेव ने ललित विग्रह नाम का नाटक लिखा था, जो राजपूताना म्यूजियम में सुरक्षित है। विशलदेव के और बहुत से शिलालेख प्राप्त हैं। उनसे विशलदेव जैसा प्रतापी राजा सिद्ध होता है, उसका कोई भी आभास विशलदेव रासों में नहीं मिलता। इसका कोई भी सबूत नहीं है कि विशलदेव ने कभी उड़ीसा पर चढ़ाई की थी या उसे जीता था। यह समझ में नहीं आता कि विशलदेव का समसामयिक कवि उसकी वास्तविक विजय का वर्णन न कर कल्पित उड़ीसा विजय की कहानी क्यों कहेगा। ग्रंथ में बारंबार लिखा है कि उसने रासों का गान किया था। गायो हो रास सुने सब कोई, यौई हरिस गायड़ कई गाई इत्यादि। इससे ज्ञात होता है कि ग्रंथ की रचना गाने के लिए हुई होगी, पर राजपूताने के कुछ विद्वानों ने जोर देकर कहा है कि विशलदेव रासों कभी राजपूताने में गाया नहीं गया। यह तो निश्चित है कि नरपति नाल विशलदेव का समसामयिक कवि नहीं है। वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग देखकर भ्रम में नहीं पड़ना चाहिए। राजपूताने के साहित्य में इस प्रकार की वर्तमान कालिक क्रियाओं का प्रयोग बराबर होता रहा है। इस पुस्तक की सबसे प्राचीन प्रति 1669 अर्थात 1612 ईस्वी की है। श्री मोतीलाल मेनारिया का विश्वास है कि नरपति नाल गुजराती के नरपति नामक कवि के भिन्न है। उनकी गुजराती रचनाओं से विशलदेव रासों की भाषा का आश्चर्यजनक साम्य है। इस प्रकार मेनारिया जी के अनुसार विशलदेव रासों का संरचना काल 1545 से 60 ईस्वी तक के आसपास निकलता है, जिसकी पुष्टि उसकी भाषा से होती है, जो हरगिज 16वीं शताब्दी से पूर्व की नहीं है। भट्ट केदार और मधुकर कवि इसी प्रकार भट्ट केदार और मधुकर नामक दो भाट कवियों के विषय में कहा जाता है। उन्होंने जयचंद के यश वर्णन के लिए जयचंद प्रकाश और जय मयंक जस चंद्रिका नामक ग्रंथ लिखे थे। ये पुस्तकें मिलती नहीं, केवल इसका उल्लेख बीकानेर के राज पुस्तक भंडार में सुरक्षित सिंहायज दयालदास कृत राठौड़ी ख्यात में मिलता है। इस प्रकार ये पुस्तकें सिर्फ नोटिस मात्र हैं। शिव सिंह सरोज ने लिखा है कि ये कवि अलाउद्दीन गोरी के कवि थे। अलाउद्दीन मोहम्मद गोरी का चाचा था, उसी की ओर से राज्य करता था। पृथ्वीराज रासों में भी दुर्गा केदार और माधव भाट नामक दो कवियों की चर्चा आती है। चंदबरदाई के साथ उसकी प्रतिद्वंदिता का भी विस्तारपूर्वक वर्णन दिया गया है। यह नहीं समझना चाहिए कि गोरी के दरबार में हिंदू कवियों का आना असंभव है। वस्तुतः महमूद के पहले गजनवी में ब्राह्मण वंश का राज्य था, और यह बिल्कुल असंभव नहीं है कि पुराने राजवंश के नष्ट हो जाने के बाद उसके आश्रित कवि नए राजाओं की सेवा में लग गए हों। जो हो, जब तक इन कवियों की पुस्तकें नहीं मिल जाती तब तक इस विवाद में पड़ना व्यर्थ है कि ये कवि जयचंद के दरबारी थे अथवा गोरी के। हमीर रासो। इसी प्रकार सारंगधर कवि के हमीर रासो की रचना भी असंदिग्ध नहीं है। प्राकृत पेंगलम में कुछ पद्य ऐसे आए हैं जिनमें हमीर की वीरता का वर्णन है। पिंधऊ दीढ़ संडाड़ बाह, ऊपर पत्थर दई बंधु समदे रण दसऊ, सामी हमीर बड़ लई, उड्डल रहपह भमऊ खगरियु सिंसहि डारऊ, पत्थर ठेल लिपेल पब्बव अफालव, हमीर कज्जु जज्जल भड़ई कोड़हाड़ल मुहमह जलऊ, सुरताड़ सिस करवाल दई तेजी कलेवर दिए चलऊ। ऐसे और भी कुछ पद हैं।
शिव सिंह सरोज में कहा गया है कि चंद की औलाद में सारंगधर कवि हुए थे, जिन्होंने हम्मीर गैरा और हम्मीर काव्य भाषा में बनाया था। स्वर्गीय पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इस बात को ध्यान में रखते हुए अनुमान किया कि प्राकृत पेंगलम के जिन उदाहरणों में हम्मीर की कीर्ति कथा है वे असली हम्मीर रासों के पद्य हैं, परंतु ऊपर जो पद्य दिया हुआ है जिसे शुक्ल जी ने उद्धृत किया है उसमें जज्जल ब्रणई जज्जल की भ्रांति दी हुई है। प्राकृत पेंगलम की टीका में कहा गया है कि जज्जल स्योतिरियम, अर्थात यह जज्जल की उक्ति है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने इन पदों को जज्जल कवि की रचना माना है। दो बातें हो सकती हैं, या तो यह किसी ऐसे काव्य के पद हैं जिसमें जज्जल कोई पात्र है, अथवा यह स्वयं जज्जल की उक्तियां हैं। शुक्ल जी प्रथम मत को मानते हैं, राहुल जी दूसरे मत को। लेकिन अगर प्रथम मत स्वीकार भी कर लिया तो यह कैसे मान लिया यह काव्य सारंगधर का लिखा हुआ हम्मीर रासो ही था। जब तक कोई पुष्ट प्रमाण नहीं मिल जाता तब तक यह बात निश्चित और असंदिग्ध नहीं कही जा सकती। सारंगधर द्वारा संग्रहित सारंगधर पद्धति नामक एक संस्कृत पद्यकोश अवश्य मिलता है, जिसमें सारंगधर के कुछ अपनी रचनाएं भी हैं। ऐसे तो इसके सब पद्य संस्कृत के हैं, किंतु कुछ मंत्र और कुछ मिश्र भाषा की ऐसी रचनाएं भी हैं जिनमें तत्काल प्रचलित लोक भाषा का कुछ आभास मिल जाता है। भाषा चित्र के नमूने के रूप में श्रीकंठ पंडित का यह श्लोक उल्लेख योग्य है। नूनम बादल छाई खेह पसरी निःसृण शब्द खरह शत्रुन पाडि लुटाली तोडि हनिशों एव भड़न्त्युद्भटाः झूठे गर्व भरा मघाली सहसारे कंत मेरे कहे कंठ पाग निवेश जा शरण श्री मल्ल देवम विभुम। विजयपाल रासो। मिश्र बंधुओं ने नल्ल सिंह रचित विजयपाल रासो को भी इसी काल की रचना बताया है। कहा गया है कि नल्ल सिंह ने संवत 1093 में हुई विजयपाल सिंह और पंग राजा की लड़ाई का वर्णन किया है। मिश्र बंधुओं ने इस रचना काल का संवत 1355 माना है, लेकिन यह भी बहुत पुराना ग्रंथ नहीं मालूम होता है। इसकी भाषा और शैली पर विचार करने से मालूम होता है कि इसकी रचना बहुत बाद में हुई होगी। इसी प्रकार 1293 ईस्वी में अमीर खुसरो की रचनाएं प्रारंभ हुई। अमीर खुसरो निस्संदेह बहुत मेधावी विद्वान और सुकवि थे। इनकी रचनाओं में तत्काल प्रचलित हिंदी का प्रयोग हुआ होगा, परंतु उनके नाम पर जितनी पहेलियां मुखरियां और ढकोसले प्रचलित हैं वे न तो मूल रूप में ही सुरक्षित हैं और न सबके सब प्राचीन हैं। इस प्रकार साहित्यिक कोटि में आने वाले ये ग्रंथ बहुत संदिग्ध हैं। कुछ तो निश्चित रूप से परवर्ती हैं, कुछ के अस्तित्व का ही ठिकाना नहीं और कुछ का अस्तित्व केवल अनुमान से मान लिया गया है। आदिकाल के इतिहास लेखकों ने इन ग्रंथों की ऐतिहासिकता के पक्ष विपक्ष में बहुत सी व्यर्थ की दलील पेश की है और निरर्थक ही नहीं है, साहित्य के विद्यार्थी के ऊपर बोझ के समान है और शुद्ध साहित्यिक आलोचना की गति को रुद्ध करने का कार्य करती है। अर्ध प्रामाणिक रचनाएं। पृथ्वीराज रासो इस काल की कुछ रचनाएं ऐसी भी हैं जिन्हें हम अर्ध प्रामाणिक कह सकते हैं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण और प्रसिद्ध ग्रंथ पृथ्वीराज रासो हैं। काशी नागरी प्रचारणी सभा प्रकाशित पृथ्वीराज रासो में 2500 पृष्ठ हैं, जो 69 समयों में विभाजित हैं। सबसे बड़ा समय है कनवज युद्ध, जो संभवतः रासो का मूल कथानक है। यह विश्वास किया जाता है चंद पृथ्वीराज का मित्र, कवि और सलाहकार था। रासो में वह तीनों रूपों में चित्रित है। इस ग्रंथ के अनुसार दोनों के जन्म और मरण की तिथि भी एक है। इस प्रकार सदा साथ रहने वाले अभिन्न मित्र की रचना निश्चय ही बहुत प्रामाणिक होनी चाहिए। यही सोचकर सुप्रसिद्ध विद्वत सभा रॉयल एशियाटिक सोसाइटी बंगाल ने इस ग्रंथ का प्रकाशन आरंभ किया था। कुछ थोड़ा सा अंश प्रकाशित भी हो चुका था, किंतु इसी समय डॉक्टर बुलर को पृथ्वीराज विजय नामक संस्कृत काव्य की एक खंडित प्रति हाथ लगी। उस पुस्तक की परीक्षा करने के बाद डॉक्टर बुलर इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि पृथ्वीराज विजय इतिहास की दृष्टि से अधिक प्रामाणिक ग्रंथ है और पृथ्वीराज रासो अत्यंत अप्रामाणिक, क्योंकि पृथ्वीराज कालीन अभिलेखों से पृथ्वीराज विजय में वर्णित घटनाएं तो मिल जाती हैं, लेकिन पृथ्वीराज रासो में वर्णित घटनाएं नहीं मिलती। उनका पत्र सोसाइटी के प्रोसीडिंग्स में छापा गया और पृथ्वीराज रासो का प्रकाशन बंद कर दिया गया। उन दिनों यूरोपियन विद्वान मध्य देश की रचनाओं का महत्व दो दृष्टियों से आंकते थे: ऐतिहासिक तथ्यों को प्राप्त करने और भाषा शास्त्रीय समस्याओं को सुलझाने की दृष्टि से। रासो से यह उद्देश्य सिद्ध नहीं होता था। कितनी ही ऐसी अनमेल
बातें इस पुस्तक से मिली जो इसके ऐतिहासिक रूप को निर्विवाद रूप से गलत साबित करती थीं। पृथ्वीराज विजय के अनुसार पृथ्वीराज सोमेश्वर और कर्पूर देवी के पुत्र थे। कर्पूर देवी चेदिर नरेश की कन्या थी। जब पुत्र पृथ्वीराज नाबालिग था तो माता ने कदम्बवास नामक मंत्री की सहायता से राज्य संचालन किया था। यह बात अभिलेखों से मिलती है, जबकि पृथ्वीराज रासो के अनुसार यह दिल्ली के राजा अनंगपाल की पुत्री के लड़के थे। मजेदार बात यह है कि पृथ्वीराज विजय में चंद्रवरदाई नामक किसी कवि का नाम नहीं है। एक जगह चंद्रराज कवि का उल्लेख अवश्य है, परंतु उसे कुछ विद्वानों ने कश्मीरी कवि चंद्रक से अभिन्न माना है। और भी बहुत सी अनैतिहासिक बातें रासो में मिलती हैं, जैसे आबू पहाड़ के राजा चेत और शलक बताए गए हैं, जिनका तात्कालिक शिलालेखों में कोई उल्लेख नहीं मिलता, और उस समय आबू पर सचमुच ही राज्य करने वाले धारावर्ष परमार की इस ग्रंथ में कोई चर्चा ही नहीं। गुजरात का राजा भीमसेन रासो के अनुसार पृथ्वीराज के हाथों मारा गया था, पर शिलालेखों पर विश्वास किया जाए तो पृथ्वीराज के बहुत बाद तक जीता रहा। साहबुद्दीन रासो के अनुसार पृथ्वीराज के तीर से मारा गया था, पर ऐतिहासिक तथ्य है कि सन 1203 में गक्करों के हाथ मारा गया। पृथ्वीराज की बहन प्रथा कुंवरी रासो के अनुसार चित्तौड़ के राजा समर सिंह से ब्याही गई थी, जो इतिहास विरुद्ध है, क्योंकि समर सिंह के अभिलेख 1278 ईस्वी और 1285 ईस्वी के बीच मिले हैं। इसके बहुत पहले पृथ्वीराज परलोक चले गए थे। पृथ्वीराज रासो में जो तिथियां दी गई हैं वे वास्तविक ऐतिहासिक प्रमाणों की तुलना में निराधार हैं। इस प्रकार की और भी अनेक प्रकार की ऐतिहासिक असंगतियां इस पुस्तक में मिलती हैं। संवत 1986 की नागरी प्रचारणी पत्रिका में श्री गौरी शंकर हेराचंद जी ओझा ने विस्तारपूर्वक पृथ्वीराज रासो की अनैतिहासिकता सिद्ध की है। उपसंहार करते हुए उन्होंने इस लेख में लिखा है कि इस तरह हमने जांच कर देखा कि पृथ्वीराज रासो बिल्कुल अनैतिहासिक ग्रंथ है। इसमें चौहानों, प्रतिहारों और सोलंकियों की उत्पत्ति संबंधी कथा, चौहानों की वंशावली, पृथ्वीराज की माता, भाई, बहन, पुत्र और रानियों आदि के विषय की कथाएं तथा बहुत सी घटनाओं के संवत और प्रायः सभी घटनाएं तथा सामंतों आदि के नाम अशुद्ध और कल्पित हैं। कुछ सुनी सुनाई बातों के आधार पर उक्त बृहद काव्य की रचना की गई है। यदि पृथ्वीराज रासो पृथ्वीराज के समय में लिखा जाता तो इतनी बड़ी अशुद्धियों का होना असंभव था। भाषा की दृष्टि से यह ग्रंथ प्राचीन नहीं दिखता। इसकी डिंगल भाषा में जो कहीं कहीं प्राचीनता का आभास होता है वह तो डिंगल की विशेषता ही है। वस्तुतः पृथ्वीराज रासो विक्रम संवत 1600 के आसपास लिखा गया। यह भी नहीं कहा जा सकता कि पहले पृथ्वीराज रासो का मूल ग्रंथ उसके वर्तमान परिमाण से बहुत छोटा था, परंतु पीछे बढ़ाया गया है, क्योंकि आज से 185 वर्ष पूर्व उसी के वंशज कवि यदुनाथ ने उसका 10,500 श्लोकों का होना लिखा है, जो वर्तमान रासो का प्रमाण है। ओझा जी की अंतिम उक्ति बहुत कमजोर है। इधर हाल में उसकी कमजोरी का सबूत भी मिल चुका है। रासो के संपादक श्री मोहनलाल विष्णुलाल पंड्या और बाबू श्याम सुंदर दास ने इन्हें इतिहास सम्मत सिद्ध करने का बहुत प्रयत्न किया है। यहाँ तक कि विशुद्ध अनुमान के बल पर आनंद संवत की भी कल्पना की है, फिर भी रासो की ऐतिहासिकता सिद्ध नहीं की जा सकती। गौरी शंकर हीराचंद जी ओझा को तो इनमें इतनी असंगतियां दिखाई दी कि उन्होंने इसे जाली ग्रंथ कर दिया। तब से हिंदी साहित्य के इतिहास नामक ग्रंथों में रासो की ऐतिहासिकता और अनैतिहासिकता पर पन्ने रंगे जा रहे हैं। इस निरर्थक मंथन से जो दुस्तर फेन राशि तैयार हुई है, उसे पार करके ग्रंथ के साहित्यिक रस तक पहुंचना हिंदी साहित्य के विद्यार्थी के लिए असंभव सा व्यापार हो गया है। इधर बाबू राम नारायण धुगड़ जी को उदयपुर राज्य के विक्टोरिया हॉल में एक पुस्तक मिली है, जिसमें एक छंद इस आशय का है कि चंद के छंद इधर उधर बिखरे हुए थे, जिन्हें राजा अमर सिंह ने एकत्र करवाकर वर्तमान रूप दिया था। उदयपुर के राजवंश में अमर सिंह नाम के 2 राजा हुए थे। एक का राज्यकाल 1621 ईस्वी तक था, दूसरे का 1698 ईस्वी से 1710 ईस्वी तक। राज सिंह ने राजसमुद्र नामक तालाब की चौकी पर राज प्रशस्ति नामक एक संस्कृत महाकाव्य खुदवाया था, जिससे विदित होता है कि उस समय रासो का निर्माण हो चुका था। अतएव रासो के संग्रह कराने वाले अमर सिंह प्रथम अमर सिंह ही होंगे। ऐसा भी कहा जाता है कि राज प्रशस्ति काव्य लिखाने के लिए महाराणा राज सिंह ने प्रचुर अर्थ व्यय किया था। उसी समय किसी प्रतिभाशाली चारण ने नाना स्थानों से
जोड़ बटोर कर यह महाकाव्य तैयार किया होगा। इसलिए रासों का वर्तमान रूप अधिक से अधिक 17वीं शताब्दी के मध्य में ही प्राप्त हुआ होगा। पृथ्वीराज रासों के प्रामाणिक अंश। जहाँ तक रासों की ऐतिहासिकता का संबंध है, डॉक्टर बुलर, मॉरिसन और गौरी ओझा, मुंशी देवी प्रसाद जी आदि प्रामाणिक ऐतिहासिक लेखकों ने उसे अविश्वसनीय सिद्ध कर दिया है। अब इसकी लिखित घटनाओं को ऐतिहासिक सिद्ध करने का प्रयत्न बंद कर देना ही उचित है, किंतु फिर भी रासों का महत्व है। बहुत दिनों तक विद्वानों में यह विश्वास रहा है कि यद्यपि रासों में प्रक्षिप्त अंश बहुत हैं, तथापि इसमें चंद के कुछ न कुछ वचन अवश्य हैं जो काफ़ी पुराने हैं। अब तक यही विश्वास किया जाता रहा है कि प्रक्षेपों के समुद्र में से मूल कविताओं के मोती चुन लेना असंभव ही है। इधर हाल में मुनि जिन विजय जी ने पुरातन प्रबंध संग्रह में जयचंद प्रबंध नामक एक प्रबंध प्रकाशित किया, जिसमें चंद के नाम से 4 छप्पे दिए गए हैं। इसकी भाषा परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश के निकट की भाषा है, यद्यपि उसमें कुछ चिन्ह ऐसे भी मिलते हैं जिसे हम अनुमान कर सकते हैं। संदेश रासक की भाषा के सदृश यह भाषा भी कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा है। जिस प्रति से ये छप्पे उद्धृत किए गए हैं वह संभवतः 15वीं शताब्दी की लिखी हुई है। इससे यह सिद्ध होता है कि 15वीं शताब्दी में लोगों को चंद के छप्पे का ज्ञान था और ये छप्पे परिनिष्ठित अपभ्रंश से थोड़ी आगे बढ़ी भाषा में लिखे गए थे। इन पद्यों के प्रकाशन के बाद से अब इस विषय में किसी को संदेह नहीं रह गया है। चंद नामक कोई कवि पृथ्वीराज के दरबार में अवश्य थे और उन्होंने ग्रंथ भी लिखा है। सौभाग्यवश वर्तमान रासों में भी ये छंद कुछ विकृत रूप में प्राप्त हो गए हैं। इस पर से अनुमान किया जा सकता है कि वर्तमान रासों में चंद के मूल छंद अवश्य मिले हुए हैं। पृथ्वीराज रासों का अध्ययन करने के बाद और 9वीं-10वीं शताब्दी में प्रचलित कथाओं के लक्षण और काव्य रूपों को ध्यान में रखकर देखने से ऐसा लगता है कि यद्यपि चंद के मूल वचनों को खोज लेना अब भी कठिन है, किंतु उसमें क्या क्या वस्तुएं थी और कौन कौन सी कथाएं थी, इस बात का पता लगा लेना उतना कठिन नहीं है। उन दिनों की कथाएं 2 व्यक्तियों के संवाद के रूप में लिखी जाती थीं। चंद ने भी रासों को शुक और शुकी संवाद में लिखा था, जैसे विद्यापति ने कीर्ति लता को भृंग और भृंगी के संवाद के रूप में लिखा था और कौतूहल कवि ने लीलावती कथा को कवि और कवि पत्नी के संवाद के रूप में लिखा था। फिर चंद्रबरदाई का यह काव्य रासक भी है, जो गीय काव्य हुआ करता है, जिसमें मृदु और उद्यत प्रयोग हुआ करते थे। संदेश रासक में जिस प्रकार कवि ने अपनी नम्रता प्रकट करते हुए कहा है कि बड़े बड़े कवियों की रचनाएं उपलब्ध हैं, तो क्या छोटे कवि अपनी रचनाओं से आनंदित न हो, उसी प्रकार उसी शैली में पृथ्वीराज रासों में भी यह बात कही गई है। इतना ही नहीं, 1-2 प्राकृत गाथाएं तो रासों में भी प्रायः वही हैं जो संदेश रासक में है। फिर संदेश रासक में बीच बीच में कवि सूचना देता है कि अमुक पात्र ने अमुक छंद में अपनी बात कही। उसी प्रकार पृथ्वीराज रासों में भी बीच बीच में कह दिया गया है कि अमुक पात्र ने अमुक छंद में अपनी बात कही। इन सब बातों का विचार करने से ऐसा जान पड़ता है कि चंद ने भी अपभ्रंश के रासकों की शैली पर ही अपना रासो लिखा। संदेश रासक में लगभग 1/3 पद्य रासक छंदों में है। पृथ्वीराज रासों में रासक छंद बहुत कम व्यवहृत हुआ है, पर संदेश रासक से यह तो सिद्ध हो ही जाता है कि रासक ग्रंथों में दूसरे छंदों का, विशेषकर दोहा और गाथा का प्रचुर प्रयोग होता था। वीर रस की प्रधानता होने के कारण चंद ने छप्पे छंदों का अधिक प्रयोग किया था। इस दृष्टि से विचार करने पर रासों के निम्नलिखित प्रसंग प्रामाणिक जान पड़ते हैं। आरंभिक अंश इन छीनी विवाह, सचिव्रता का गंधर्व विवाह, तोमर पहाड़ का शहाबुद्दीन का पकड़ना, संयोगिता का जन्म, विवाह तथा इंछिनी और संयोगिता की प्रतिद्वंदिता और समझौता। इन अंशों की विशेषता। इन अंशों में भाषा में उस प्रकार का बेडौल और बेमेल ठूस ठास नहीं है और कवित्व का सहज प्रवाह है। इसमें चंद्रबरदाई ऐसे सहज प्रफुल्ल कवि के रूप में दृष्टिगत होते हैं जो विषम परिस्थितियों में भी जीवन रस खींचते रहते हैं। वे केवल कल्पना विलासी कवि ही नहीं, निपुण मंत्र दाता के रूप में भी सामने आते हैं। चाहे रूप और शोभा का वर्णन हो, चाहे ऋतु वर्णन की उत्फुल्लता का प्रसंग हो या युद्ध की भेरी का प्रसंग हो, चंद्रबरदाई सर्वत्र एक समान अविचलित और प्रसन्न दिखाई पड़ते हैं। रूप और सौंदर्य के प्रसंग में उनकी कविता रुकना ही नहीं जानती। निसंदेह उन्होंने काव्यगत रूढ़ियों का बहुत व्यवहार किया है और परंपरा प्रचलित उपमानों से सौंदर्य की विव्यंजना उनके साहित्य का प्रधान कौशल है, तथापि वह कवि के आनंद निर्झर चित्त को पूर्ण रूप से प्रकट करती है। कथानक रूढ़ियों की दृष्टि से तो चंद का काव्य बहुत ही महत्वपूर्ण है और परवर्ती काल में जिन लोगों ने उसमें
प्रक्षेप किया है। वे चंद की इस प्रवृत्ति को बहुत अच्छी तरह पहचानते थे, इसलिए प्रक्षेप करने वालों ने चुन चुन करके कथानक रूढ़ियों और काव्य रूढ़ियों का सन्निवेश किया है। साधारणतः भारतीय कथाओं में कथानक को अभीष्ट दिशा में मोड़ने के लिए निम्नांकित कथानक रूढ़ियों का व्यवहार हुआ है। स्वप्न में प्रिय मूर्ति दर्शन, कहानी कहने वाला सुआ, शिकार खेलते समय घोड़े का जंगल में मार्ग भूलना, मुनि का शाप, रूप परिवर्तन, लिंग परिवर्तन, परकाय प्रवेश, आकाशवाणी, अभिज्ञान या साहिदानी, परिचारिका का राजा से प्रेम और उसका राजकन्या रूप में विज्ञान, नायिका का चित्र, नायक का औदार्य, विरह वेदन, चौर्य प्रेम और फिर विवाह, नट नटी द्वारा रूप श्रवण और प्रेम, संदेशवाहक हंस या कपोत, विजन वन में सुंदरियों से साक्षात्कार, उजाड़ शहर का मिल जाना और वहां नायक का राजा हो जाना, शत्रु संतापित सरदार की प्रिया को शरण देना और युद्ध मोल लेना, अति प्राकृत दृश्य से लक्ष्मी प्राप्ति का शकुन इत्यादि इत्यादि। रासों में कवित्व, लगभग इन सभी कथानक रूढ़ियों का प्रयोग पृथ्वीराज रासों में किया गया है। महत्वपूर्ण, प्रत्येक विवाह के समय नट का, नर्तकी का, स्वप्न दर्शन का, चित्र दर्शन का, हंस दौत्य या शुक दौत्य का उपयोग किया गया है। शशिव्रता और संयोगिता, इन दोनों मुख्य रानियों को अप्सरा का अवतार बताया गया है। प्रत्येक विवाह में आगे या पीछे कुछ न कुछ युद्ध का प्रसंग अवश्य आता है और प्राचीन निजंधरी कथाओं के समान कन्या हरण प्रधान रूप से वर्णित हुआ है। शोभा चाहे प्रकृति की हो या मनुष्य की हो, परंपरा प्रचलित रूढ़ उपमानों के सहारे ही निखरी है और अधीनस्थ सामंतों की स्वामी भक्ति और पराक्रम अत्यंत ज्वल रूप में प्रकट हुआ है। छंदों का परिवर्तन बहुत अधिक हुआ है, पर कहीं भी अस्वाभाविकता नहीं आई है। 12वीं-13वीं शती के अपभ्रंश साहित्य में छंदों का यह परिवर्तन बहुत अधिक प्रचलित हो गया था। जो लोग छंद परिवर्तन के लिए केशव को दोषी समझते हैं, वे बहुत ऊपर से काव्य रूपों की आलोचना करते हैं। वस्तुतः केशव की रामचंद्रिका तक आते आते यह छंदो बहुला प्रथा निर्जीव और विकृत हो गई थी। अत्यधिक प्रक्षेप होते रहने के कारण भी पृथ्वीराज रासों में यह प्रथा सजीव रूप में वर्तमान है। अनुकरण करने वालों ने भी छंद की शैली को ठीक रूप से पकड़ा है और वर्तमान रूप में भी रासों के छंद जब बदलते हैं तो श्रोता के चित्त में प्रसंगानुकूल नवीन कंपन उत्पन्न करते हैं। वर्तमान रासों में युद्धों का प्रसंग बहुत अधिक है और शहाबुद्दीन तो इसमें हर मौके बेमौके अन्यास पड़ता है। अधिकतर भट्ट भड़ंत और गलत तिथियों का हिसाब ऐसे प्रसंग में आता है। ऐसा कहने में कुछ भी संकोच मालूम नहीं पड़ता कि ये युद्धों के अनावश्यक विस्तारित वर्णन है। चौहान और कम्मध्वज के सरदारों के नामों की सूची आदि बातें प्रवर्तित ठूस-ठास है। मूल रासो शुक-शुकी संवाद के रूप में लिखा गया था और संभवतः कीर्तिलता के समान प्रत्येक समय के आरंभ में शुक और शुकी प्रसंग उसमें भी था। इधर रासों के अनेक संक्षिप्त संस्करणों का पता लगाया और पंडितों में यह जल्पना कल्पना आरंभ हुई है कि इन्हीं छोटे संस्करणों में से कोई रासों का मूल रूप है या नहीं। अभी तक इन संस्करणों का जो कुछ विवरण देखने में आया है, उससे तो ऐसा ही लगता है कि ये सब संस्करण रासों के संक्षेप रूप में ही है। परमाल रासो, इस काल में पृथ्वीराज रासों के समान ही जगनीक लिखित परमाल रासो नामक एक ग्रंथ का नाम मिलता है। कहते हैं कालिंजर के राजा परमाल के यहाँ जगनीक नाम के एक भाट थे, जिन्होंने महोबे के 2 देश प्रसिद्ध वीरों आल्हा और उदल के चरित्र का एक वीर काव्य लिखा था। फर्रुखाबाद के कलेक्टर मिस्टर चार्ल्स इलियट ने लोक में प्रचलित इन गीतों का संग्रह आल्हा खंड के नाम से छपवाया था। निस्संदेह इस नए रूप में बहुत सी नई बातें आ गई हैं और जगनीक के मूल ग्रंथ का क्या रूप था, यह कह सकना कठिन हो गया है। अनुमानतः इस संग्रह का वीरत्वपूर्ण स्वर तो सुरक्षित है, लेकिन भाषा और कथानकों में बहुत अधिक परिवर्तन हो गया है। इसलिए चंद-बरदाई के पृथ्वीराज रासों की तरह इस ग्रंथ को भी अर्धप्रामाणिक ही कह सकते हैं। ऐसा जान पड़ता है कि या तो जगनीक का काव्य बहुत दिनों तक बुंदेलखंड के बाहर प्रसारित नहीं हुआ, या यह रचा ही बहुत बाद में किया। पुराने साहित्य में इस अत्यंत लोकप्रिय काव्य का कहीं उल्लेख नहीं मिलता और गोसाई तुलसीदास जी ने इस श्रेणी के काव्य रूप को शायद सुना ही नहीं। यदि उन्होंने सुना होता तो अपने स्वभाव और नियम के अनुसार इस पद्धति को राममय अवश्य बनाते। डिंगल काव्य, राजपुताने के कुछ अन्य कवियों के लिखे हुए इस काल के आसाहित और श्रीधर आदि कवियों के कुछ अन्य वीर काव्य भी प्राप्त हुए हैं। इसी काल में राजपुताने में डिंगल काव्य का आरंभ हुआ। डिंगल अपभ्रंश के योग से बनी हुई राजस्थानी भाषा
का साहित्यिक नाम था। डिंगल के तौर पर राजस्थानी कवियों ने एक और शब्द गढ़ लिया जिसका नाम है पिंगल। प्रादेशिक बोलियों के साथ मध्य देशीय भाषा का मिश्रण होने से एक प्रकार की सर्व भारतीय भाषा बनी जिसे हिंदी में ब्रज भाषा या केवल भाषा कहते थे। इसी श्रेणी की भाषा को राजस्थानी कवि पिंगल कहते थे। डिंगल शब्द की व्युत्पत्ति अनेक प्रकार से बताई गई है। कुछ लोग इसका अर्थ गंवारू भाषा कहते हैं, कुछ डिम और गल के योग से इसका अर्थ डमरू की आवाज़ वाली वीर रस की भाषा कहते हैं और कुछ दूसरे डींग या अतिशयोक्तिपूर्ण बातों से इसका संबंध जोड़ते हैं। किंतु डिंगल वस्तुतः राजस्थानी चारणों की राज स्तुति और वीर दर्पोक्तियों को वहन कराने वाली भाषा का नाम है। पिंगल छंद शास्त्र के रचयिता का नाम है और इसलिए उस काल की परिष्कृत भाषा का नाम पिंगल दे दिया गया है। बहुत दिनों तक शौरसेनी प्राकृत को और इसलिए उससे निकली ब्रज भाषा को नाग भाषा कहा जाता रहा। मिर्जा खां ने फारसी में लिखे हुए ब्रज भाषा के व्याकरण में प्राकृत को नाग लोक की भाषा कहा। पिंगल स्वयं नाग थे। संभवतः पिंगल का अर्थ हुआ शौरसेनी प्राकृत या ब्रज भाषा। युद्धों के प्रसंग में पृथ्वीराज रासों की भाषा डिंगल का रूप धारण करती है, किंतु विवाह और प्रेम के सुकुमार प्रसंगों में वह प्रधान रूप से पिंगल ही बनी रहती है। वस्तुतः मूल पृथ्वीराज रासो शौरसेनी अपभ्रंश में लिखा गया था, जो परिनिष्ठित साहित्यिक अपभ्रंश से थोड़ी भिन्न और उससे कुछ आगे बढ़ी हुई भाषा थी। ऐतिहासिक काव्य क्या है? मैंने अपनी हिंदी साहित्य का आदिकाल नामक पुस्तक में दिखाया है कि 7वीं-8वीं शताब्दी से इस देश में ऐतिहासिक व्यक्तियों के नाम पर काव्य लिखने की प्रथा खूब चली। इन्हीं दिनों ईरान के साहित्य में भी इस प्रथा का प्रवेश हुआ। इस काल में उत्तरी पश्चिमी सीमांत से बहुत सी जातियों का प्रवेश इस देश में होता रहा। वे राज्य स्थापन करने में भी समर्थ हुई। पता नहीं उन जातियों की स्वदेशी प्रथा की क्या क्या बातें इस देश में चली। साहित्य में नए नए काव्य रूपों का प्रवेश इस काल में हुआ अवश्य। संभवतः ऐतिहासिक पुरुषों के नाम पर काव्य लिखने या लिखाने की चलन भी उनके संसर्ग का फल हो, परंतु भारतीय कवियों ने ऐतिहासिक नाम भर लिया। शैली उनकी वही पुरानी रही जिसमें काव्य निर्माण की ओर अधिक ध्यान था, विवरण संग्रह की ओर कम, कल्पना विलास का अधिक मान था, तथ्य निरूपण का कम, संभावनाओं की ओर अधिक रुचि थी, घटनाओं की ओर कम, उल्लसित आनंद की ओर अधिक झुकाव था, विलसित तथ्यावली की ओर कम। इस प्रकार इतिहास को कल्पना के हाथों परास्त होना पड़ा। ऐतिहासिक तथ्य इन काव्यों की कल्पना को उकसा देने के साधन मान लिए गए थे। राजा का विवाह, शत्रु विजय, जल क्रीड़ा, शैल वन विहार, दोहा विलास, नृत्य गान, प्रीति, ये सब बातें ही प्रमुख हो उठी हैं। बाद में क्रमशः इतिहास का अंश कम होता गया और संभावनाओं का जोर बढ़ता गया। राजा के शत्रु होते गए, उनसे युद्ध होता है। इतिहास की दृष्टि में एक युद्ध हुआ, और भी तो हो सकते थे। कवि संभावना को देखेगा। राजा के एकाधिक विवाह होते थे। यह तथ्य अनेकों विवाहों की संभावना उत्पन्न करता था। जल क्रीड़ा और वन विहार की संभावना की ओर संकेत करता है और कवि को अपनी कल्पना के पंख खोल देने का अवसर देता है। उत्तर काल के ऐतिहासिक काव्यों में इतनी भरमार है, ऐतिहासिक विद्वान के लिए संगति मिलाना कठिन हो जाता है। वस्तुतः इस देश में इतिहास को ठीक आधुनिक अर्थ में कभी नहीं लिया गया। बराबर ही ऐतिहासिक व्यक्ति को पौराणिक या काल्पनिक कथानायक जैसा बना देने की प्रवृत्ति रही है। कुछ में दैवी शक्ति का आरोप करके पौराणिक बना दिया गया, जैसे राम, बुद्ध, कृष्ण आदि, और कुछ में काल्पनिक रोमांस का आरोप करके उन्हें निजंधरी कथाओं का आश्रय बना दिया गया, जैसे उदयन, विक्रमादित्य और हाल। जायसी के रतन सेन रासों के पृथ्वीराज में तथ्य और कल्पना का, फैक्ट्स और फिक्शन का अद्भुत योग हुआ है। कर्मफल की अनिवार्यता में, दुर्भाग्य और सौभाग्य की अद्भुत शक्ति में और मनुष्य के अपूर्व शक्ति भंडार होने में दृढ़ विश्वास ने इस देश के ऐतिहासिक तथ्यों को सदा काल्पनिक रंग में रंगा है। यही कारण है कि जब ऐतिहासिक व्यक्तियों का भी चरित्र लिखा जाने लगा, तब भी इतिहास का कार्य नहीं हुआ। अंत तक ये रचनाएं काव्य ही बन सकी, इतिहास नहीं। फिर भी निजंदरी कथाओं से वे इस तरह भिन्न थीं कि
उनमें बाह्य तथा तथ्यात्मक जगत से कुछ न कुछ अवश्य रहता था। कभी कभी मात्रा में कमी बेसी तो हुआ करती थी, पर योग रहता अवश्य था। निजंधरी कथाएं अपने आप में ही परिपूर्ण होती थीं। जिस प्रकार भारतीय कवि काल्पनिक कथानकों में ऐसी घटनाओं को नहीं आने देता जो दुख परक विरोधों को उकसाए, उसी प्रकार वह ऐतिहासिक कथानकों में भी करता है। सिद्धांततः काव्य में उस वस्तु का आना भारतीय कवि उचित नहीं समझता जो तथ्य और औचित्य की भावनाओं में विरोध उत्पन्न करे। दुखों, त्रेचक, विषम परिस्थितियों, ट्रेजिक कंट्रेडिक्शंस की सृष्टि करे। वस्तुतः वास्तव जीवन में ऐसी बातें होती रहती हैं, इसलिए इतिहासाश्रित काव्य में भी ऐसी बातें आएंगी ही। बहुत कम कवियों ने ऐसी घटनाओं की उपेक्षा कर जाने की बुद्धि से अपने को मुक्त रखा है। यही कारण है कि इन ऐतिहासिक काव्यों के नायक को धीरोदात्त बनाने की प्रवृत्ति ही प्रबल हो गई है, परंतु वास्तविक जीवन के कर्तव्य, द्वंद्व, आत्मविरोध और आत्म प्रतिरोध जैसी बातें उनमें नहीं आ पाती। ऐसी बातों के न आने से इतिहास का रस भी नहीं आ पाता और कथानायक कल्पित पात्र की कोटि में आ जाता है। फिर भी जीवन में कभी हास्योद्रेचक अनमिल स्वर भी मिल जाते हैं। संस्कृत काव्य का कर्ता कुछ अधिक गंभीर रहने में विश्वास करता है और ऐसे प्रसंगों को छोड़ जाता है, और ऐसे प्रसंगों को तो वह भरसक नहीं आने देना चाहता जहाँ कथानायक के नैतिक पतन की सूचना मिलने की आशंका हो। यदि ऐसे प्रसंगों की वह अवतारणा भी करता है तो घटनाओं और परिस्थितियों का ऐसा जाल तानता है जिसमें नायक का कर्तव्य उचित रूप में प्रतिभात हो। सब मिलाकर ऐतिहासिक काव्य काल्पनिक निजंधरी कथानकों पर आश्रित काव्य से बहुत भिन्न नहीं होते। उनसे आप इतिहास के शोध की सामग्री संग्रह कर सकते हैं, पर इतिहास को नहीं पा सकते। इतिहास जो जीवंत मनुष्य के विकास की जीवंत कथा होता है, जो काल प्रवाह से नित्य उद्घाटित होती रहने वाली नव घटनाओं और परिस्थितियों के भीतर से मनुष्य की विजय यात्रा का चित्र उपस्थित करता है, और जो काल के पर्दे पर प्रतिफलित होने वाले नए नए दृश्यों को हमारे सामने सहज भाव से उद्घाटित करता रहता है। भारतीय कवि इतिहास प्रसिद्ध पात्र को भी निजंधरी कथानकों की ऊंचाई तक ले जाना चाहता है। इस कार्य के लिए वह कुछ कथानक रूढ़ियों का प्रयोग करता है जो कथानक को अभिलाषित दिशा में मोड़ देने के लिए दीर्घकाल से प्रचलित हैं। इनसे कथानक में सरसता आती है और घटना प्रवाह में एक प्रकार की लोच आ जाती है। अस्तु। संदेश रासक। मुल्तान के 11वीं शती के कवि अहदमान या अब्दुल रहमान ने संदेश रासक नामक की एक बड़ी सुंदर प्रेम कहानी लिखी थी। इस पर 2 संस्कृत टीकाएं उपलब्ध हुई हैं। टीकाकार ने लिखा है, उसे कवि के मुंह से काव्य का भाव सुनने का अवसर तो नहीं मिला, पर एक अन्य व्यक्ति से सुनकर वह अर्थ लिख रहा है। किसी विद्वान ने टीकाकार की सूक्ति पर से यह बताने का प्रयत्न किया है कि 14वीं शताब्दी के टीकाकार की बात से अनुमान होता है कि उसे कवि के मुंह से काव्य का भाव सुनने का अवसर मिल सकता था, पर किसी कारणवश मिला नहीं, अर्थात कवि अधिक से अधिक 13वीं सदी के अंत में वर्तमान होगा। इस युक्ति में कुछ सार अवश्य है, परंतु यह इस युक्ति को बहुत दूर तक घसीटना ही अच्छा है। हेमचंद्र के दोहों में संदेश रासक के एक दोहे को उदाहरित देखकर इसे 11वीं शती का काव्य ही मानना ठीक जान पड़ता है। जो हो, संदेश रासक की प्रेम कहानी मुल्तान के आसपास के प्रदेशों में गाई गई होगी। मध्य युग की अनेक प्रेम कथाओं की उत्सभूमि यही प्रदेश रहा है। हीर रांझा की कहानी, पूरन भगत की कहानी, नौटंकी की कहानी की जन्मभूमि यही प्रदेश रहा है। संदेश रासक की कहानी बहुत सरल और मर्मस्पर्शी है, यद्यपि वह कुछ आदिम मनोभाव रचनाओं की श्रेणी की है। मुल्तान से जाते हुए किसी पथिक से एक विरहिणी स्त्री का साक्षात्कार होता है, जिसका पति कार्यवश मुल्तान गया है। वह विरहिणी अपना दुखड़ा सुनाती है और वर्ष के भिन्न भिन्न ऋतुओं में उस पर जो बीती है उसकी कहानी सुना देती है, और फिर प्रिय के लिए कुछ संदेश भेजती है। इस संदेश में ऐसी करुण वेदना है जो पाठक को बरबस आकृष्ट करती है। उपमाएं अधिकांश में यद्यपि परंपरागत और रूढ़ ही हैं, तथापित बाह्य प्रत्यय की वैसी व्यंजना उसमें नहीं है जैसी आंतरिक अनुभूति की। ऋतु वर्णन के प्रसंग में बाह्य प्रकृति इस रूप में चित्रित नहीं हुई है जिससे आंतरिक अनुभूति की व्यंजना दब जाए। प्रिय के नगर से आने वाले अपरिचित पथिक के प्रति नायिका के चित्त में किसी प्रकार की दुराव का भाव नहीं है। वह बड़े सहज ढंग से अपनी बात कह जाती है। सारा वातावरण विश्वास और घरेलूपन का वातावरण है। संदेश रासक और पृथ्वीराज रासो। संदेश रासक बहुत महत्वपूर्ण विरह काव्य है, जो एक तरफ ढोला मारूरा की मारवाड़ी की याद दिलाता है और दूसरी तरफ पद्मावत की नागमती की।
यह पृथ्वीराज रासो से भिन्न प्रकृति का काव्य, पृथ्वीराज रासो प्रेम के मिलन पक्ष का काव्य है और संदेश रासक विरह पक्ष का। रासो काव्य रूढ़ियों के द्वारा वातावरण तैयार करता है और संदेश रासक हृदय की मर्म वेदना के द्वारा रासों में घर के बाहर का वातावरण प्रमुख है और संदेश रासक में भीतर का। रासो नए नए प्रेम का रोमांस प्रस्तुत करता है और संदेश रासक पुरानी प्रीति को निखार देता है। प्राकृत पेंगलम के उदाहरण। प्राकृत पेंगलम में विद्याधर, शारंगधर, जज्जल, बब्बर आदि कवियों की रचनाओं में कई प्रकार के विषय हैं। वीर, श्रृंगार, नीति, शिव स्तुति, विष्णु स्तुति, ऋतु वर्णन आदि, पर इनकी मात्रा बहुत कम है। परंतु ये सभी रचनाएं संदेश रासक, पृथ्वीराज रासो, कीर्तिलता आदि के कवि उस श्रेणी के कवि नहीं थे जिनमें आदिम मनोवृत्ति के कवि कहते हैं, जिन्हें आदिम मनोवृत्ति के कवि कहते हैं। वस्तुतः इन रचनाओं में एक दीर्घकालीन परंपरा का स्पष्ट परिचय मिलता है। ये कवि काव्य लक्षणों के जानकार थे, प्राचीनतर कवियों की रचनाओं के अभ्यासी थे और अपने काव्य के गुण दोषों के प्रति सचेत थे। इसलिए इन्हें साहित्य के आरंभिक काल का कवि कहना ठीक नहीं। इस दृष्टि से भी हिंदी के इस काल के साहित्य को दीर्घकाल से चली आती हुई परंपरा का बढ़ावा समझना ही संगत जान पड़ता है। काव्यगत रूढ़ियों और कथानक रूढ़ियों का इस साहित्य में जमकर प्रयोग किया गया है। इसलिए इस श्रेणी की रचनाओं में आदिम कविता की स्पष्टता, अव्यवहित प्रभाव, विस्तरण, अनगढ़ भाव नहीं है, बल्कि शास्त्रीय कविता की जटिलता और सुघड़ भाव व्यंजना का प्रयास है। वस्तुतः हिंदी का आदिकाल शब्द एक प्रकार की भ्रामक दृष्टि करता है और श्रोता के चित्त में यह भाव पैदा करता है कि यह काल कोई आदिम मनोभावापन्न परंपरा विनिर्मुक्त काव्य रूढ़ियों से अछूते साहित्य का काल नहीं है। यह ठीक नहीं है। यह काल बहुत अधिक परंपरा प्रेमी, रूढ़िग्रस्त और सजग एवं सचेत कवियों का काल है। कीर्तिलता की विशेषता। सौभाग्यवश विद्यापति की कीर्तिलता में कोई प्रक्षेप नहीं हो सका है, उसमें थोड़ी बहुत ताजगी बची रह गई है। ऐतिहासिक काव्यों में कीर्तिलता का स्थान कुछ विशिष्ट है। यद्यपि यह पुस्तक भी आश्रयदाता समसामयिक राजा की कीर्ति गाने के उद्देश्य से लिखी गई है और कवि जनोनित अलंकृत भाषा में रची गई है, तथापि इसमें ऐतिहासिक तथ्य कल्पित घटनाओं या संभावनाओं के द्वारा धूमिल नहीं हो गया है। कीर्ति सिंह का चरित्र बहुत ही स्पष्ट और उज्ज्वल रूप में चित्रित हुआ है। कवि की लेखनी चित्रकार की उस तुलिका के समान नहीं है जो छाया और आलोक के सामंजस्य से चित्रों को ग्राह्य बनाती है, बल्कि उस शिल्पी की टांकी के समान है जो मूर्तियों को भित्ति गात्र में उभार देता है। हम उत्कीर्ण मूर्ति की ऊंचाई नीचाई का पूरा अनुभव करते हैं। उस काल के मुसलमानों का, हिंदुओं का, सामंतों का, शहरों का, लड़ाइयों का, सेना के सिपाहियों का इतना जीवंत और यथार्थ वर्णन अन्यत्र मिलना कठिन है। कवि के सामने जो भी आ गया उसका ब्यौरेवार वर्णन करके चित्र को यथार्थ बनाने का प्रयत्न नहीं किया, बल्कि आवश्यकता अनुसार निर्वाचन, चयन और समंजस योजना के द्वारा चित्र को पूर्ण और सजीव बनाने का प्रयत्न किया है। इस प्रकार यह काव्य इतिहास की सामग्री से निर्मित होकर भी केवल तथ्य निरूपक पुस्तक नहीं बना है, बल्कि सचमुच का काव्य बना है। बहुत कम स्थलों पर कवि ने केवल संभावनाओं को बृहदाकार बनाया है। कीर्ति सिंह का वीर रूप भी स्पष्ट हो जाता है और जौनपुर के सुल्तान फिरोज शाह के सामने उसका अति नम्र भक्तिमान रूप भी प्रकट हुआ है। इन चित्रणों में कवि ने कीर्ति सिंह के द्वितीय रूप को दबाने या उज्ज्वलतर रूप में चित्रित करने का प्रयास नहीं किया, बल्कि ऐतिहासिक तथ्य को इस भांति रखने का प्रयत्न किया है कि जिस स्थान पर कथानायक झुकता है वहाँ भी वह पाठक की सहानुभूति और परिशंसन का पात्र बना रहता है। छंदों के चुनाव में भी कवि ने कुशलता का परिचय दिया है। तथ्यात्मक विवरण को मोड़ने के साथ ही साथ वह छंदों को बदल देता है। पाठक के चित्त में
उत्पन्न हो सकने वाली एक दृष्टता या मोनोटोनी को कम कर देता है। सब मिलाकर कीर्तिलता अपने समय का बहुत ही सुंदर चित्र उपस्थित करती है। वह इतिहास का कवि दृष्ट जीवंत रूप है। उसमें न तो काव्य के प्रति पक्षपात है, न इतिहास की उपेक्षा। उसमें यथास्थान पाठक के चित्त में करुणा, सहानुभूति, हास्य और औत्सुक्य और उत्कंठा जागृत करने के विचित्र गुण हैं। इस पुस्तक में उन कथानक रूढ़ियों का प्रयोग बहुत कम किया गया है जो संस्कृत, प्राकृत और अपभ्रंश की रचनाओं में एक ही प्रकार के अभिप्राय ला देती हैं और तथ्यात्मक जगत से कम संबंध रखकर कल्पना विलास की ओर पाठक का मन मोड़ दिया करती हैं। परंतु इसकी भाषा साहित्यिक परिनिष्ठित अपभ्रंश से भिन्न भाषा है, क्योंकि इसमें तत्कालीन मैथिली का मिश्रण है। साधारणतः अपभ्रंश के कवि अपनी भाषा को अपभ्रंश नहीं कहते थे। संस्कृत विद्वान ही इसको अपभ्रंश या बिगड़ी हुई भाषा कहते हैं। 14वीं शताब्दी के दो संस्कृत के पंडितों अर्थात विद्यापति और ज्योतिश्वर ने इस भाषा को अवहट्ट कहा है। इसलिए कुछ विद्वानों ने परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा को अपभ्रंश न कहकर अवहट्ट कहना शुरू किया है, परंतु भाषा शास्त्रियों में यह शब्द अभी तक स्वीकृत नहीं हुआ है। विद्यापति कीर्तिलता के रचयिता विद्यापति मिथिला के विशपी नामक ग्राम के रहने वाले थे। राजा शिव सिंह ने सन ईस्वी की 14वीं शती में यह ग्राम अभिनय जयदेव को उपाधि सहित दिया था। कहते हैं इस दानपत्र के अक्षरों का तत्कालीन प्रचलित वर्णमाला से साम्य नहीं है। इनसे विद्वानों ने जाली दानपत्र बताया है। संभवतः इनका वर्णमाला से साम्य नहीं है। इन विद्वानों ने जाली पत्र बताया है। संभवतः इनका जन्म 1368 ईस्वी में हुआ था और 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध तक ये जीवित रहे। कीर्तिलता में इन्होंने अपने को कीर्ति सिंह का लेखन कवि कहा है, जो संभवतः इन्हें कीर्ति सिंह का बाल्य बंधु सिद्ध करता है। इस हिसाब से इनका जन्म काल कुछ और पहले होना चाहिए। विद्वानों का अनुमान है इस हिसाब से उनका जन्म 1360 ईस्वी में हुआ होगा। मैथिली में लिखित विद्यापति की पदावली की भाषा के वर्तमान रूप के संबंध में संदेह करने का कारण है इसका वक्तव्य विषय राधा तथा अन्य गोपियों के साथ साथ श्री कृष्ण की प्रेम लीला है। इस पुस्तक की विस्तृत चर्चा हम आगे भक्त कवियों के प्रसंग में करेंगे। राधा और कृष्ण के प्रेम प्रसंगों को यह पुस्तक प्रथम बार उत्तर भारत में गीय पदों में प्रकाशित करती है। इस पुस्तक के पदों ने आगे चलकर बंगाल, असम और उड़ीसा के वैष्णव भक्तों को खूब प्रभावित किया और यह उन प्रदेशों के भक्ति साहित्य में नई प्रेरणा और नई प्राणधारा संचालित करने में समर्थ हुई। इसलिए पूर्वी प्रदेशों में सर्वत्र यह पुस्तक धर्म ग्रंथ की महिमा पा सकी है। कीर्तिलता की भाषा। कीर्तिलता अपने काल को बहुत सुंदर और प्रामाणिक रचना है। इसकी भाषा में पुरानी मैथिली के कई चिन्ह पाए गए हैं, जैसे विशेषण और क्रिया में स्त्रीलिंग का व्यवहार, बहुवचन में नी, न, आ या किसी भी विभक्ति चिन्ह का अभाव, कर्ता में ए, जे का प्रयोग या परसर्गा भाव, तृतीया में ए और ही, पंचमी में तहें, संयोग, षष्ठी में करी, करो, कर और करयो का व्यवहार है, सप्तमी में ए और ही का प्रयोग है। सभी विभक्तियों के लिए चंद्रबिंदु का व्यवहार है। वर्तमान काल उत्तम पुरुष में ओ, मध्य पुरुष में सी तथा अन्य पुरुष में ई, ए और ई का प्रयोग है। विधि क्रिया में उ और ह का व्यवहार है। भूतकाल में इय और भविष्य में इह विकरण प्रत्यय का प्रयोग है। कृदंत के लिए अंते और अंता का प्रयोग है। पूर्वकालिक के लिए ई, ए का प्रयोग तथा स्वरों का सानुनासिकीकरण है। कीर्तिलता का काव्य रूप ऐसा जान पड़ता है कि कीर्तिलता बहुत कुछ उसी शैली में लिखी गई थी जिसमें चंद्रबरदाई ने पृथ्वीराज रासो लिखा था। यह भृंग और भृंगी के संवाद रूप में है। इसमें भी संस्कृत और प्राकृत के छंदों का प्रयोग है। संस्कृत और प्राकृत के छंद रासों में बहुत आए हैं। जिन स्थानों पर ये छंद व्यवहृत हुए हैं वहाँ रासों के कवि ने भाषा में थोड़ा संस्कृत की छौंक देना चाहा है, या यह भी हो सकता है कि वे छंद संस्कृत में लिखे गए हों और रासों के वर्तमान रूप में विकृत हो गए हों। विद्यापति ने भी आरंभ में और अंत में संस्कृत छंदों का आश्रय लिया और भाषा भी संस्कृत रखी है। रासों की भांति कीर्तिलता में भी गाथा अर्थात गाहा छंद का व्यवहार प्राकृत भाषा में हुआ है। यह विशेष लक्ष्य करने की बात है कि संस्कृत और प्राकृत के पदों में तथा गद्य में भी तुक मिलाने का प्रयास किया गया है, जो अपभ्रंश परंपरा के अनुकूल ही है। पद्वरी छंद का इस ग्रंथ में भी उपयोग है। अपभ्रंश के चरित काव्यों में पद्वरी का इतना अधिक प्रयोग है कि शैली का नाम ही पद्वड़िया बंध रख दिया गया था।
अपभ्रंश के सुप्रसिद्ध कवि स्वयंभू ने चतुर्मुख नामक अपने पूर्ववर्ती अपभ्रंश कवि को पदवड़िया बंध का प्रवर्तक कहा है। कीर्तिलता में इस छंद का इतना व्यापक प्रयोग तो नहीं है, पर जो है वह इस बात को सूचित करने के लिए पर्याप्त है कि यह ग्रंथ अपभ्रंश काव्यों की कथा साहित्य की परंपरा में ही पड़ता है। इस प्रकार यह स्पष्ट है कि विद्यापति ने इस ग्रंथ को अपभ्रंश में प्रचलित कथा काव्यों की श्रेणी में ही रखना चाहा था। फिर भी उन्होंने इस काव्य को कथा नहीं कहा था, बल्कि कहानी कहा है। इसका क्या कारण हो सकता है? कहानी का रूप। काशी के सुप्रसिद्ध राजा गोविंद चंद्र के सभा पंडित दामोदर भट्ट ने उक्ति व्यक्ति प्रकरण नाम से एक व्याकरण ग्रंथ की रचना की थी। इस पुस्तक से काशी की तत्कालीन भाषा का कुछ परिचय मिलता है और यह भी पता लगता है कि उन दिनों इस लोक भाषा में कथा और कहानियाँ लिखी जाती थीं। उन कहानियों का काव्य रूप कैसा था, यह जानने का कोई साधन अब प्राप्त नहीं है। अपभ्रंश काव्यों में कथा को उसी श्रेणी का अलंकृत काव्य माना जाता है जिस श्रेणी की रचनाएं संस्कृत में मिलती थी। पुष्पदंत के नागचरित में एक जगह एक अलंकारहीना रानी की उपमा कुकविकृता कथा से दी गई है, जो यह सूचित करता है कि अपभ्रंश कवियों को कथा में अलंकार और रस देने की रुचि थी। विद्यापति ने कीर्तिलता की भाषा को अलंकृत करने का प्रयत्न किया है। दामोदर भट्ट की पुस्तक से पता चलता है कि उन दिनों कहानियों में गद्य का भी प्रयोग होता था। संभवतः संस्कृत के चंपू काव्यों के ढंग की ये रचनाएं होती थीं। विद्यापति की कीर्तिलता में गद्य का प्रचुर प्रयोग है। यद्यपि लीलावती नामक प्राकृत कथा में भी कहीं कहीं गद्य थोड़ा बहुत आ गया है, पर वह नाम मात्र को है। अपभ्रंश के चरित काव्यों में तो गद्य का ही लोप हो गया था। इस प्रकार विद्यापति की कीर्तिलता इस बात में अपभ्रंश के चरित काव्यों से विशिष्ट है। रुद्रट के सामने जो संस्कृतेतर भाषाओं की कथाएं थीं, उनमें भी कहीं कहीं गद्य का प्रयोग होता था। जान पड़ता है कि विद्यापति के पूर्ववर्ती काल में जो कथाएं लिखी गईं, उनमें गद्य का प्रयोग होने लगा था। फिर कथा काव्यों में राज्य लाभ तथा कन्या हरण और गंधर्व विवाहों का प्रावधान होता था, जो कीर्तिलता में केवल राज्य लाभ तक ही सीमित रह गया है। इस प्रकार विद्यापति की कीर्तिलता कथा काव्य के कुछ लक्षणों से युक्त नहीं है, इसलिए वह ठीक ठाक कथा नाम नहीं पा सकती। जान पड़ता है कि विद्यापति ने अपने काव्य को कथा से भिन्न श्रेणी की रचना समझकर उसे कहानी कहा। इससे कथा के मुख्य लक्षण आ जाते हैं और एकाध लक्षण छूट जाते हैं। यह भी हो सकता है विद्यापति के पूर्व में इस कहानी नाम की अन्य रचनाएं भी रही हों, जिनकी सूचना दामोदर भट्ट की पुस्तक में मिल जाती है। यह उल्लेख योग्य है कि विद्यापति की एक पुस्तक कीर्ति पताका है, जिसमें प्रेम कथा वर्णित है। संभवतः विद्यापति ने कथा के दोनों उद्देश्यों युद्ध और प्रेम के लिए अलग अलग पुस्तक लिखी थी। इस पुस्तक में कई प्रकार की भाषाएं हैं। गद्य में तो संस्कृत पदावली का प्राचुर्य है, केवल बीच बीच में मैथिली की विभक्तियां या क्रियापद आ जाते हैं। पद्य में दोहों और चौपाइयों में अपभ्रंश के निकट जाने का प्रयत्न है, परंतु हरिगीतिका आदि छंदों में मैथिली का पुट मिल जाता है। पद्यों में तद्भव शब्दों का ही प्रयोग है, किंतु गद्य में तत्सम शब्दों का आधिक्य है। यह भाषा उस काल की सूचना देती है जब बोलचाल की भाषा में तत्सम शब्दों का प्रयोग बढ़ने लगा था, परंतु गद्य की भाषा में अपभ्रंश भाषा का ही प्रभुत्व था। आधुनिक समय में भी कुछ लोग इस मत के पोषक थे कि हमेशा ही गद्य और पद्य की भाषा का व्यवधान बना रहना चाहिए। 14वीं शताब्दी में भी कुछ इसी प्रकार का भाव था। दो प्रकार के साहित्यिक प्रयत्न इस काल में प्रमुख हैं। पहली श्रेणी में बौद्ध और नाथ सिद्धों की तथा जैन मुनियों की रुक्ष तथा उपदेश मूलक और हठ योग या काया योग की महिमा का प्रचार करने वाली रहस्य मूलक रचनाएं आती हैं। इनका उद्देश्य रस सृष्टि नहीं था। साहित्य के इतिहास में दो कारणों से इनका महत्व है। एक तो परवर्ती धार्मिक काव्य रूपों के विकास में ये सहायक हैं और उस धार्मिक पृष्ठभूमि को समझने में सहायता पहुंचाती हैं जिनके बिना हम काव्य प्रयत्नों को समझ ही नहीं पाएंगे, और दूसरे, इनके अध्ययन से उस युग की भाषा, शैली, छंदों, विधान आदि का अध्ययन सुकर होता है। इन दो दृष्टियों से इन रचनाओं का महत्व है। फिर इन रचनाओं में सहज सत्य को कभी कभी बड़ी प्रभावशाली भाषा में प्रकट किया गया है, जो तत्कालीन रूढ़ि प्रवण धर्म विचारों से जकड़े मनुष्य को विद्युत की चमक के समान सत्य को उद्भासित कर देता है। मनुष्य चित्त को रूढ़िग्रस्त धर्म भावना से मुक्त करके और सहज सत्य के प्रति उन्मुख करके उन्होंने परवर्ती भक्त कवियों के लिए क्षेत्र प्रस्तुत किया है। इसलिए इन रचनाओं को हम साहित्य के इतिहास से हटा नहीं सकते, जिन्होंने जितनी दूर तक मनुष्य चित्त को
रूढ़ि के विचार से मुक्त करके सहज सत्य तक जाने में सहायता, उतनी दूर तक वे सच्चे साहित्य के अंतर्गत गिनी जाने योग्य हैं। इन रचनाओं से इससे अधिक की आशा साहित्य के विद्यार्थी को नहीं करनी चाहिए। दूसरी श्रेणी में चरण कवियों के चरित काव्य हैं, जिनमें राज, स्तुति, युद्ध, विवाह आदि के वर्णन है। साधारणतः इनमें परंपरा से प्राप्त काव्य रूढ़ियों के सांचे में ढली हुई चिराचरित कथानक, रूढ़ियों से पली हुई और बंधे बंधाए मार्ग में चली हुई कविता ही प्राप्त होती है। सिर्फ एक बात में इसमें नवीन प्राणों का स्पंदन सुनाई देता है और नवीन वक्तव्य भंगिमा की ताजगी अनुभूत होती है। वह है इस श्रेणी की रचनाओं की वीर दर्पोक्तियाँ। इस साहित्य की पुरुष स्वामी के लिए हंसते हंसते प्राण देते हैं, मदमत्त कुंजर घटा में अवलील या धस जाते हैं, दुर्धषु शत्रुवाहिनी से अकेले भी भीड़ पड़ते हैं और उनकी स्त्रियां पति के इस वीरत्व पर अभिमान करती हैं और मन वचन कर्म से पति के साथ सूर्यमंडल को भेद कर अज्ञात अनुभूत आनंद लोक में यात्रा करने के लिए सदा प्रस्तुत रहती हैं। हेमचंद्र के व्याकरण में ही इस श्रेणी के वीर दर्प का यह नया स्वर सुनाई देने लगा है। उसमें नवीन ताजगी तो है ही, सहज अकुतो भय भावना से उसमें पूर्व तेजस्विता मिलने लगती है। बाद में ज्यों ज्यों समय बीतता गया त्यों त्यों इसमें बासीपन आता गया और ढलती वयस की भारसाम्य विहीन अतिरंजना और अपरंजना बढ़ती गई। 17वीं शताब्दी में जब राष्ट्रों का नए सिरे से संपादन हुआ तो इस श्रेणी की भारसाम्य विहीन प्रवृत्ति वाली रचनाएं उसमें घुस आईं। आल्हा काव्य के प्रवर्तमान रूप की भी यही कहानी है। इस काल का नाम, इन दोनों विशेषताओं को ध्यान में रखकर हिंदी साहित्य के इतिहासकारों ने इस काल का नाम देने का प्रयास किया है। स्वर्गीय पंडित रामचंद्र शुक्ल ने इसका नाम वीरगाथा काल दिया था, क्योंकि उनका विश्वास था कि इस काल की रचनाएं साहित्यिक कोटि में आने योग्य हैं। उनमें अधिकांश वीरगाथाएं हैं। हमारे पिछले विवेचन में स्पष्ट है, यह नाम वर्तमान ज्ञान के आलोक में बहुत उचित नहीं प्रतीत हुआ। शुक्ल जी ने इन रचनाओं को प्रामाणिक मानकर इस काल का नामकरण किया था। इनमें से अधिकांश संदिग्ध और अप्रामाणिक हैं। फिर इधर अनेक अज्ञात पूर्व काव्यों का पता लगा है जो पर्याप्त महत्वपूर्ण है। नामकरण के समय शुक्ल जी के सामने ये पुस्तकें नहीं थी, परंतु यह सत्य है, इस काल की रचनाओं में वीरत्व का एक नया स्वर सुनाई देता है। इस काल में वीर रस को सचमुच ही बहुत प्रमुख स्थान प्राप्त है, किंतु इसी काल में या इसके कुछ पूर्व से ही नाथपंथी और सहजयानी सिद्धों तथा जैन मुनियों की निर्गुणीय भावापन्न कविताएं भी प्राप्त होती हैं। इन रचनाओं का महत्व पहले दिखाया जा चुका है। 7वीं 8वीं शताब्दी से इन रचनाओं की प्राप्ति होने लगती है। महापंडित राहुल सांकृत्यायन ने 8वीं से 12वीं शताब्दी तक के काव्य में 2 प्रकार के भाव पाए हैं, सिद्धों की वाणी, सामंतों की प्रस्तुति, इसलिए उन्होंने इस काल को सिद्ध सामंत युग कहा है। किंतु इस नाम से उन अत्यंत महत्वपूर्ण लौकिक रस की रचनाओं का कुछ भी आभास नहीं मिलता, जो परवर्ती काव्य में भी बहुत व्यापक रूप में प्रकट हुई हैं। कुछ आलोचकों को इस काल का नाम आदिकाल ही अधिक उपयुक्त जान पड़ता है। इस पुस्तक में भी इस काल को इसी नाम से कहा गया है। इस नाम से एक भ्रामक धारणा सृष्टि होती है। हमने ऊपर इस बात को दिखाया है। यदि पाठक इस धारणा से सावधान रहे तो यह नाम पूरा नहीं है, क्योंकि यद्यपि साहित्य की दृष्टि से यह काल बहुत कुछ अपभ्रंश काल का बढ़ा हुई है, पर भाषा की दृष्टि से यह परिनिष्ठित अपभ्रंश से आगे बढ़ी हुई भाषा की सूचना लेकर आता है। इसमें भावी हिंदी और उसके काव्य रूप अंकुरित हुए हैं। धन्यवाद दोस्तों। अब नेक्स्ट चैप्टर, इसका अगला भाग है भक्ति साहित्य। इसे हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। धन्यवाद।